नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार देने की तैयारी में चीन। यूएस ने चेताया, ऐसा हुआ तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया भर में बढ़ रही भारत की धाक, पीएम मोदी से मिलने एक के बाद एक भारत दौरे पर आएंगे 3 देशों के प्रमुख। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, जनता को मिल सकती है राहत, वित्त मंत्री ने दिए हैं इसके संकेत। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G20 के वित्त मंत्रियों और आरबीआई गवर्नरों के साथ में पहली बैठक बेंगलुरु में, वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा चुनाव का। यूपी की 14 सीटों के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान, 4 मंत्रियों को मिली कमान, सभी 80 सीटों का है टारगेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिए। और दोस्तों, ज्यादा देशभक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार देने की तैयारी में चीन। यूएस ने चेताया, ऐसा हुआ तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। जी हां दोस्तों, चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर संबंधों में आई कड़वाहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर ये बैठक हुई। इस दौरान ब्लिंकन ने चीनी गुब्बारे विवाद को लेकर अमेरिकी संप्रभुता के अस्वीकार्य उल्लंघन का मुद्दा उठाया और इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। ब्लिंकन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने को लेकर चीन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की और इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका बहुत चिंतित है कि चीन रूस को घातक समर्थन देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में बढ़ रही है भारत की धाक, पीएम मोदी से मिलने एक के बाद एक भारत दौरे पर आएंगे 3 देशों के प्रमुख। जी हां दोस्तों, दुनिया के 3 बड़े नेता आगामी कुछ दिनों में भारत दौरे पर आने वाले हैं और इनमें सबसे पहले 25-26 फरवरी को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज भारत आएंगे और इसके बाद 2 मार्च को इटली की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत का दौरा करेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज भारत के अपने पहले दौरे पर 8 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे। दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर का पद संभालने के बाद स्कॉल्ज की पहली भारत यात्रा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, जनता को मिल रही है राहत, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस बैठक में रॉब, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी को घटा दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले 16 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को इसके तहत लाने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन पहले राज्यों का मानना जरूरी है। और इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार के मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने को सकारात्मक बयान दे चुके हैं। कुल मिलाजुलाकर बात राज्यों पर आ जाती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इन पर टैक्स लगाकर काफी अच्छी कमाई होती है और अगर इन उत्पादों को जीएसटी के तहत ला दिया गया तो सरकारों की आय बहुत घट जाएगी, हालांकि आम लोगों की इससे जबरदस्त चांदी हो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 के वित्त मंत्रियों और आरबीआई गवर्नर की साथ में पहली बैठक बेंगलुरु में और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 FMCBG की पहली बैठक में G20 सदस्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, अन्य देशों से आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की 14 सीटों के लिए बीजेपी ने बना लिया है खास प्लान, 4 मंत्रियों को मिली कमान, सभी 80 सीटों का टारगेट। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बना रखा है और इस कड़ी में पहली प्राथमिकता उन 14 सीटों को दी गई है जिसे भाजपा 2019 में जीत नहीं सकी थी। इन 14 क्षेत्रों में पार्टी के दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 40 ऐसी सीटें हैं जिसे 2019 में भाजपा जीत नहीं सकी थी, लेकिन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के
प्रभाव वाली आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों को जीतने के बाद पार्टी का उत्साह बढ़ा है। राज्य की 80 सीटों में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली समेत कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा है और वहीं पर फिर से टारगेट 80 लेकर बीजेपी चल रही है। इनमें 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, 3 सीटों पर सपा और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हारी हुई सीटों पर पार्टी ने अपनी ताकत, कमजोरी, चुनौतियों और खतरों का आकलन करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, अन्नपूर्णा देवी, अश्विनी वैष्णव और जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेघालय में पीएम मोदी की रैली को नहीं मिली इजाजत, बीजेपी ने विरोधियों पर साधा निशाना। जी दोस्तों, मेघालय के तुरा में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बीजेपी को इजाजत नहीं मिली है। सरकार ने कहा है कि जिस जगह पर बीजेपी रैली आयोजित करने के लिए इजाजत मांग रही है वहां अभी काम चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार बीजेपी से डर गई है और इस कारण वो तुरा में रैली की इजाजत नहीं दे रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा पहुंचकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा और अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 2024 में है और इसको लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव की कमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। वो 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर आ रहे हैं और पश्चिम की हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति तय करेंगे। भाजपा मिशन 2024 में विस्तार को भी उतारने जा रही है और विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में रहकर जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट को तैयार कर प्रदेश कार्यालयों में भेजेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन भागवत का बयान, रात में भी होगा संघ की शाखाओं का संचालन, सोशल मीडिया के जरिए हर हाथ तक पहुंचेगा आरएसएस, बन गई है इसकी रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत मिशन 2025 शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर बरेली में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने स्वयंसेवकों को शताब्दी वर्ष को लेकर मूल मंत्र दिए। इसके साथ ही स्वयंसेवकों से अधिक लोगों को संघ से जोड़ने को लेकर बारी बारी से पूछा। सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग तबके के लोगों को संघ के साथ कैसे जोड़ें और संघ की विचारधारा से अवगत कराएं और इसको लेकर भी राय ली। वहीं संघ की शाखाओं में हर वर्ग के लोग को जोड़ने के लिए कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब पाकिस्तान को याद आया पीएम मोदी का फार्मूला, दिवालिया हो चुके देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसा प्लान अपनाने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार है और देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है और महंगाई से लोगों की कमर पहले ही टूट गई है। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्थिक संकट के लिए शहबाज शरीफ सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि देश दिवालिया हो गया है और देश के लिए प्रतिष्ठान, नौकरशाही और राजनेता सहित सभी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या डिफॉल्ट या मंदी हो रहा है। ये डिफॉल्ट पहले ही हो चुका है। आसिफ ने सियालकोट में एक समारोह को संबोधित करते हुए दिवालिया हो चुके देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसा प्लान अपनाने की सलाह दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने लिया इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, ड्रैगन की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक लगने वाले भारत चीन की सीमा पर अब शी जिनपिंग की फिलीपींस लिबरेशन आर्मी कदम तक नहीं रख पाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा जवाब देने के लिए भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। और इस निर्णय के बारे में सुनते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खेमे में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगा दी गई है और इससे अब चीन की खैर नहीं होगी। भारत सरकार के इस फैसले से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों,
पीएम मोदी ने चीन को चित्त कर देने के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तौर पर चीनी सीमा पर चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के 7 नए बटालियन के गठन करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा फैसला वास्तविक नियंत्रण रेखा के चप्पे चप्पे तक सेना की त्वरित कार्रवाई और पहुंच को मजबूत करने के बाबत लिया और इसके तहत ऑल वेदर टनल का निर्माण किए जाने का फैसला लिया गया है और चीन सीमा से लगे भारतीय गांव के लोगों का सुविधा के अभाव में पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा निर्णय। तीसरा निर्णय पीएम मोदी ने लिया है और इसके तहत सीमा के सभी गांव का एकीकृत और हाईटेक विकास करने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन 3 बड़े निर्णय से चीन हो जाएगा चित्त? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कराची पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी, सुरक्षा स्थिति पर भी उठ गए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से परेशान पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कराची पुलिस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति, तत्काल प्रतिक्रिया क्षमताओं पर सवाल खड़े हो गए हैं और आपको बता दें कि देश विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए यात्रा परामर्श जारी करने और अपने राजनयिकों को चेतावनी जारी करने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टॉप अमेरिकी सीनेटर का बड़ा बयान, बोले चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका, यूरोप को भारत जैसे देशों की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के शीर्ष सीनेटर चम शूमर ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत जैसे देशों की जरूरत है। और शूमर ने कहा कि तेजी से आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लोकतांत्रिक राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को शूमर ने बताया कि वो अगले सप्ताह भारत में सीनेटरों के एक शक्तिशाली द्विदलीय समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारे रास्ते में आए तो अंजाम भुगतना होगा, कराची हमले के बाद टीटीपी की पाकिस्तान पुलिस को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नया सिरदर्द बन चुका है। टीटीपी यहाँ एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है और बीते कुछ वक्त में टीटीपी यहाँ पर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा है और इसमें ताज़ा मामला कराची में पुलिस मुख्यालय पर हुआ है। और इस हमले को अंजाम देने के अगले दिन टीटीपी ने एक चेतावनी भी जारी कर दी है और इस चेतावनी में टीटीपी ने कहा कि वो आगे भी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना जारी रखेगी। टीटीपी ने अपनी ताज़ा चेतावनी पुलिस के लिए जारी की है और अंग्रेजी में जारी अपने बयान में उसने कहा है कि गुलाम आर्मी के साथ चल रही हमारी लड़ाई के रास्ते में पुलिस को नहीं आना चाहिए। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर शीर्ष पुलिस अधिकारियों के सुरक्षित ऑफिसर्स पर हमले का सिलसिला जारी रहेगा। टीटीपी ने आगे कहा कि हम एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी देना चाहते हैं, मासूम कैदियों को फेक एनकाउंटर में मारना बंद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले हमले और ज़्यादा घातक होंगे। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 9 साल में 3 करोड़ पक्के घर बनवाए, इतनी कई देशों की आबादी भी नहीं। पीएम मोदी ने पेश की बुलंद भारत की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की शुक्रवार को शुरुआत हो गई है और इस 2 दिवसीय समिट की द टाइम्स ग्रुप मेजबानी कर रहा है और दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि है, भारत की ग्रोथ में ही दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, गरीबों तक उनका हक पहुंचाने, गांव देहात में जरूरी सुविधाओं के निर्माण से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की दिशा में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। 2014 में सरकार बनने के बाद तय किया था कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को रीइमेजिन करेंगे और री इन्वेंट करेंगे और इस मुहिम को कामयाबी के अलग स्तर पर पहुंचाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान में क्या कर रहे हैं चीन के 6 शीर्ष अधिकारी, मौजूदगी से मच गया है हड़कंप, दी गई भारी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीनी अधिकारियों का एक समूह ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ताइवान पहुंचा है। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब चीनी अधिकारियों के किसी समूह ने
ताइवान की यात्रा की हो। चीनी अधिकारियों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य ताइवान की राजधानी ताइपे में होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। हालांकि शनिवार को उनके ताइपे पहुंचते ही विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। ताइपे हवाई अड्डे से ही नागरिकों के समूह ने वापस जाओ की नारेबाजी शुरू कर दी है। और पिछले साल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के समय चीन और ताइवान युद्ध के कागार पर पहुंच गए थे और उस समय अमेरिका की दखलंदाजी के बाद चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सूरज अभी से बरसाने लगा आग, फरवरी का तापमान देख चिंता में मौसम विभाग, मार्च में होगा इससे भी बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों का मौसम अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि गर्मी की चिंता सताने लगी है। देश के 7 राज्यों पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभी से ही अधिकतम तापमान उस स्तर तक जा पहुंचा है जितना मार्च में मध्य में दर्ज किया जाता है। और इन 7 राज्यों में रिकॉर्ड किए जा रहे सामान्य से अधिकतम तापमान के साथ ही इस साल बेहद ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया जाने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस की चीन को चेतावनी, कहा हमारे बॉर्डर से दूर रहे ड्रैगन। जी दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ जारी समुद्री तनाव के बीच फिलीपींस का बड़ा बयान सामने आया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शनिवार को कहा कि वो अपने देश का 1 इंच भी नहीं खोएंगे और उनकी ये टिप्पणी दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ जारी समुद्री तनाव को लेकर आई है। और इस सप्ताह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र ने बीजिंग की आक्रामक गतिविधियों का विरोध किया, जिससे दक्षिण चीन सागर पर लंबे समय से चल रहा क्षेत्रीय विवाद भड़क उठा है। मार्कोस ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश ने भू राजनीतिक तनाव को देखा है जो शांति के हमारे आदर्शों के अनुरूप नहीं है और देश, क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। यही ये देश अपने क्षेत्र का 1 इंच भी नहीं खोएगा और हम अपने संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना जारी रखेंगे। हम अपने लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों के साथ काम करेंगे। मनीला में बीजिंग के दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में उठा अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, बताया भारत का अभिन्न हिस्सा जिससे तिल मिलाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जिसको लेकर चीन का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। 2 अमेरिकी सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है और साथ ही इसमें चीन के द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को बदलने के लिए सेना के प्रयोग की भी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में चीनी हमलों से बचने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भारत सरकार की सराहना की गई है। वहीं आपको बता दें कि चीन लगातार इस सीमावर्ती राज्य पर दावा करता रहा है और यहाँ कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन का आर्थिक गुलाम बना पाकिस्तान, अमेरिका ने दी चेतावनी, ड्रैगन ने लादा है $30 अरब का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को इस महासंकट में फंसाने में चीन की बड़ी भूमिका है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही दावा करते हैं कि दोनों आयरन ब्रदर हैं, लेकिन अमेरिका ने इस कथित दोस्ती की पोल खोलकर रख दी है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के कर्ज को लेकर न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अन्य देशों को बहुत सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान पर लदे कुल विदेशी कर्ज का 30% चीन दे रखा है और पाकिस्तान पर इस समय $100 अरब का विदेशी कर्ज है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र $3 अरब ही है और इस तरह पाकिस्तान पर चीन का $30 अरब का कर्ज है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के डर से भागे भागे तुर्की गए पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को भूकंप प्रभावित देश तुर्की पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति रेसेप तैय्यिप एर्दोगन से मुलाकात की और उन्हें हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के बाद शरीफ 8 फरवरी को तुर्की जाने वाले थे। उनकी ये यात्रा रद्द हो गई थी, जिसके बाद से ही वो तुर्की जाने को बेचैन थे और आलोचनाओं को दरकिनार कर आखिरकार वो तुर्की पहुंच ही गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी ये यात्रा दिखाती है कि पाकिस्तान तुर्की में भारत की मौजूदगी को लेकर कितना डरा हुआ है। तुर्की में भूकंप के बाद रेस्क्यू टीम भेजने वाला पहला देश भारत था। भारत तुर्की में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेज रहा है और भारत ने तुर्की में एक मोबाइल हॉस्पिटल, मेडिकल टीम, मशीन, दवाई आदि जरूरी
सामान भेजे हैं। भारत ने 100 लोगों की एक रेस्क्यू टीम तुर्की में भेजी, जिसके बचाव कार्य की तुर्की में काफी प्रशंसा हो रही है और राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत की तरफ से भेजी जा रही मदद की सराहना की और भारत को अपना दोस्त भी कहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया है ये काम, जिससे पूरे देश में बढ़ रही है भारत का सम्मान। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तुर्की, जो पाकिस्तान के कारण भारत से अपनी नजदीकी बनाने से बचता रहा है, अब भारत को अपना दोस्त बता रहा है और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पाकिस्तान भारत की मध्य पूर्व की नीति से घबराया हुआ है और उसे लग रहा है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की तरह तुर्की भी कहीं भारत के पाले में न चला जाए।